आज वस्तुनिष्ठ भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला में हम 1853 के एक्ट, 1858 के एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1909, 1919, 1935 आदि पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियमों में से किसने स्वतंत्रता से पहले भारत में सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली का आरंभ किया और गवर्नर जनरल के लिए अलग विधायी विंग की शुरुआत की? तो उसका आंसर क्या होगा? चार्टर अधिनियम 1853। इस अधिनियम की खासियत ये थी कि इससे पहले जो भी हम अधिनियम देखेंगे, 1773 का अधिनियम देखेंगे, 1793 का अधिनियम देखेंगे, 1813 का अधिनियम देखेंगे, 1833 का अधिनियम देखेंगे, सब 20-20 सालों के लिए है। लेकिन इस अधिनियम को जब लाया गया तो ये नहीं बोला गया कि यह कब तक जारी रहेगा। इसने बोला कि जब तक ब्रिटिश क्राउन चाहता है तब तक ये ब्रिटिश संसद चाहता है तब तक ये अधिनियम भारत पर लागू होगा। तो इस तरह से अब यह समय की ही बात बन गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन कभी भी छीना जा सकता था ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। तो 1853 के एक्ट में कोई समय सीमा नहीं बताई गई थी कि यह अधिनियम कब तक के लिए है। इससे पहले जितना भी एक्ट आते थे वो 20 वर्षों के लिए होता था, लेकिन इसमें ऐसा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। और ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापारिक कंपनी से कैसे परिवर्तित हो गई? प्रशासनिक कंपनी में परिवर्तित हो गई। मतलब वह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जीते हुए क्षेत्रों का प्रशासन करने का दायित्व संभालने लगा, ना कि व्यापारिक कंपनी के रूप में काम कर रहा था वो। ठीक है, तो उसके बाद अब देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1858। अब भारत शासन अधिनियम 1858 क्यों लागू हो गया? क्योंकि अब यहाँ पे डायरेक्ट किसका रूल लागू हो गया भाई? अब डायरेक्ट रूल लागू हो गया ब्रिटिश क्राउन का। क्यों लागू हुआ? तो हमको पता है 1857 में क्या हो गया। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ या 1857 का विद्रोह हुआ। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया भारत में शासन करने की प्रक्रिया से। अब डायरेक्ट कौन करने लगा शासन भारत में? ब्रिटिश क्राउन करने लगा। अब भारत की जनता किसकी प्रजा बन गई? ब्रिटेन की प्रजा बन गई। तो इसीलिए अब गवर्नर जनरल के पद का नाम भी क्या हो गया? वायसराय भी हो गया। तो इसलिए अब क्या लिखाने लग जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1858 लिखाने लग जाएगा। अब ये बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। क्यों महत्वपूर्ण अधिनियम है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अब ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट भारत पर रूल करने लग जाएगा, पहला चीज़। दूसरा, जो गवर्नर जनरल है उसका पद नाम क्या हो गया? वायसराय। वायसराय का मतलब क्या होता है? रानी का प्रतिनिधि। तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये हुआ, हमने देखा था कि जब पिट्स इंडिया एक्ट आया था तो पिट्स इंडिया एक्ट में हमने क्या देखा था कि द्वैध शासन की स्थापना हुई थी। एक बोर्ड ऑफ एक नियंत्रक मंडल था और एक क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था। तो नियंत्रक मंडल में किसका कौन चलाता था उसको? वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन संचालित होता था। उसमें प्रिवी काउंसिल के सदस्य और ब्रिटिश संसद के सदस्य होते थे। किसमें? बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स में। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में क्या होते थे? जो ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स होते थे वो होते थे। तो इस तरह से द्वैध शासन पद्धति चल रही थी। तो इस द्वैध शासन पद्धति को 1858 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब उसकी जगह क्या लाया गया? अब उसकी जगह लाया गया भारत सचिव का नया पद सृजित किया गया। अब भारत सचिव किनके मध्य काम करने लग गया? महारानी और वायसराय के मध्य। कौन काम करता था? भारत सचिव। और भारत सचिव में कौन होता था? जो ब्रिटिश संसद के चुने हुए प्रतिनिधि होते थे वो कौन होते थे? भारत सचिव के अंतर्गत काम करते थे। मतलब भारत सचिव के ऑफिस में भारत सचिव के ऑफिस का नाम क्या था? इंडिया हाउस। तो इंडिया हाउस पे कौन बैठता था? भारत सचिव बैठता था। तो भारत सचिव कौन होता था? ब्रिटिश संसद के एक मेंबर होता था जो भारत सचिव जो था। और ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था जो भारत सचिव जो था। तो ये जो भारत सचिव था ये ब्रिटिश क्राउन और वायसराय के मध्य कड़ी के रूप में काम करता था। तो इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ? द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो इस एक्ट के द्वारा पहला व्यक्ति कौन था जो वायसराय बना? तो लॉर्ड कैनिंग बना। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखते हैं। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया, ये भी सही। इसने भारत में पहले से प्रचलित सरकार के संपूर्ण ढांचे को बदल दिया, ये भी सही। इस अधिनियम बहुत ज़्यादा ढांचे को नहीं बदला था इसने। इस अधिनियम के अनुसार भारत की सरकार का अधीक्षण नियंत्रण इंग्लैंड से किया जाना था, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा केवल 1 और 3। क्यों? क्योंकि पूरी ढांचा को नहीं बदला गया था ना, पद बदला था, लेकिन बाकी जो प्रशासनिक संरचना थी कमोबेश एक जैसी थी। तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा? 1 और 3।
इसने भारत शासन अधिनियम 1858 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने भारत में व्याप्त शासन व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया। इस अधिनियम के पश्चात भारत सरकार का अधीक्षण नियंत्रण इंग्लैंड से किया जाना था। वही पुराना क्वेश्चन है, तो इसका 1 और 2। फिर देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। तो इसी में क्या हुआ, इससे बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुआ। इसमें एक तो पोर्टफोलियो सिस्टम चालू हुआ, भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम चालू हो गया, मतलब विभागीय प्रणाली चालू हो गई। जो वायसराय के परिषद के सदस्य होते थे उनको एक विशेष पोर्टफोलियो दे दिया जाता था, विभाग दे दिया जाता था, और उसका वो प्रभार देखते थे। उस विभाग से संबंधित जो भी कार्य था उसको वो देखते थे। जो महत्वपूर्ण कार्य होते थे उसको वायसराय और परिषद के लोग करते थे। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है भारत परिषद अधिनियम जो है। तो ये क्या बोलता है, भारत सरकार में मंत्रालय प्रणाली को अपनाने से पहले सरकारी काम का निपटान ब्रिटेन से सचिव द्वारा किया जाता था। तो ये तो गलत है। 1861 के परिषद अधिनियम ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सूत्रपात और मंत्रालय प्रणाली की शुरुआत की। ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल 2। फिर देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो भारतीय परिषद अधिनियम में बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारतीयों को बजट में भाग लेने की अनुमति दी गई। मतलब ये बजट पर क्या कर सकते थे, चर्चा कर सकते थे, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते थे। इसमें क्या होने लग गया, इसमें निर्वाचन, 2 नई चीज़ें चालू हुई। निर्वाचन की बात कही गई और बजट के ऊपर चर्चा करने का अधिकार दिए गए। किसके द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। क्वेश्चन भी बना हुआ है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायी परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की? तो आंसर क्या होगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत में निर्वाचन सिद्धांत की शुरुआत की गई? तो आंसर होगा 1892, है ना। 2 चीज़ें महत्वपूर्ण, बजट पर चर्चा का अधिकार दिया गया लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते थे, वो मतदान नहीं कर सकते थे, और दूसरा क्या कर सकते थे, निर्वाचन में भाग ले सकते थे। तो इसका आंसर क्या होगा, 1892। निम्नलिखित में से कौन सी 1892 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी? इसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की और उन्हें बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की। ये भी सही है। इसने प्रांतों में उत्तरदायी सरकारें बनाई जहां गवर्नर को मंत्रियों की सलाह पर कार्य करने की आवश्यकता थी। तो ये गलत है। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर इसे केंद्र में स्थापित किया। ये भी नहीं है। इसने लगभग 11 प्रांतों में द्विसदनीयता की शुरुआत की भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल 1। इसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की और उन्हें बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की। कौन से एक्ट में, 1892 के एक्ट में। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम आता है कब, 1909 में आता है। तो 1909 में ही आता है। तो 1909 बहुत महत्वपूर्ण है। इसको मार्ले और मिंटो ने रिकमेंड किया था। तो मार्ले कौन था, उस समय का भारत सचिव था, और मिंटो कौन था, उस समय का भारत का वायसराय था। तो इसे क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। और यहीं से क्या चालू हुआ था, भारत में सांप्रदायिकता यहीं से प्रारंभ हुई थी भारत में। मतलब इसमें क्या किया गया था, इसमें हिंदू और मुसलमानों को अलग कर दिया था। किसके नाम पर, निर्वाचन क्षेत्र के नाम पर। इससे मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था। किस एक्ट के द्वारा, 1909 के एक्ट के द्वारा। इसलिए 1909 के एक्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर देखते हैं, इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की। ये भी सही है। इसने वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषदों के साथ भारतीयों को जोड़ने का प्रयत्न किया। ये भी सही है। एक सदस्य जोड़ा जाना था, वायसराय की परिषद में एक भारतीय सदस्य जोड़ा जाना था, और वो भारतीय सदस्य कौन था, सत्येंद्र सिन्हा था। इसने प्रांतीय स्तर पर विधान परिषद के चर्चा कार्यों को कम किया लेकिन केंद्रीय स्तर पर इन्हें बढ़ा दिया। ये भी सही नहीं है। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग करके प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण को शिथिल कर दिया। तो ये भी सही नहीं। तो आंसर क्या होगा, 1 और 2। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम ने केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद दोनों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया। हाँ, 60 तक कर दिया था। इस अधिनियम के अनुसार किसी भारतीय को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का सदस्य नियुक्त किया जाना था, एक सदस्य को नियुक्त किया जाना था। तो कौन बना, सत्येंद्र सिन्हा। इस अधिनियम ने बजट की अलग अलग मदों पर मतदान की अनुमति दी। तो हाँ, बिल्कुल दिया। मतदान पर चर्चा का प्रावधान हुआ 1892 में। वोटिंग करने का अधिकार कब मिला, 1909 में। इसलिए क्या होगा, उपरोक्त सभी।
कुछ विद्वानों द्वारा तर्क दिया जाता है कि औपनिवेशिक सरकार द्वारा मुसलमानों के लिए किए गए पृथक निर्वाचन के प्रावधान ने भारत में सांप्रदायिक राजनीति की प्रकृति को काफ़ी हद तक आकार दिया। पृथक निर्वाचनों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1916 के पुनः पैक्ट के माध्यम से कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक समझौते पर पहुंचे, जिसमें कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया। 1909 के भारतीय प्रतिनिधि अधिनियम ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया। तो इसका दोनों का दोनों ही आंसर क्या है, सही है। पुनः पैक्ट तो नहीं हुआ था, ये एक्चुअली पहला गलत होगा, क्योंकि 1916 में पुनः पैक्ट नहीं हुआ था, लखनऊ पैक्ट हुआ था। अगर लखनऊ पैक्ट यहाँ पे देता तो ये आंसर सही हो सकता था, लेकिन लखनऊ पैक्ट नहीं दिया हुआ है ना, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए वाला कुट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें सही क्या होगा, 1909 के भारतीय प्रतिनिधि अधिनियम ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया, ये सही है। अगर लखनऊ पैक्ट देता तो सही हो जाता, क्योंकि लखनऊ पैक्ट जब 1916 में हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, तो कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को मान लिया था। ठीक है, तो वो वाला अगर ऑप्शन होता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पुनः पैक्ट है। पुनः पैक्ट का संबंध जो है गांधी जी और अम्बेडकर से है। यहाँ पे दलितों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया था। निम्न अधिनियमों में से किस अधिनियम में पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल करने और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पद्धति हेतु प्रावधान किया गया था? तो 1909 में। प्रशासन में प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्वों की शुरुआत करने संबंधी सबसे पहला प्रयास किया गया था, 1909 में किया गया था। अब देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। तो निम्नलिखित में से कौन सा 1919 के अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार शुरू किया गया था? द्विसदनीयता, बिल्कुल सही, प्रांतों में चालू हुआ था द्विसदनीयता। फिर उसके बाद बोलता है प्रत्यक्ष निर्वाचन, हाँ ये भी सही। द्वैध शासन, ये भी सही। तो इसलिए सभी सही होगा इसमें। प्रांतों में चालू हुआ था इसमें जो द्वैध शासन वाली जो बात थी। फिर देखते हैं, अब इसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो मॉन्टेग्यू कौन होगा? भारत सचिव होगा। चैम्सफोर्ड कौन होगा? ये वायसराय होगा। फिर से देखते हैं, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाने जाने वाला भारत शासन अधिनियम 1919 निम्नलिखित में से किस प्रकार महत्वपूर्ण है? देश में शासन की उत्तरदायी संसदीय प्रणाली की स्थापना की। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में अंतिम निर्णय वायसराय के हाथ में नहीं था। इसने प्रांतों पर केंद्र के पहले के कड़े नियंत्रण को शिथिल किया। कुछ मामले में शिथिल किया था, तो इसलिए सही है। वायसराय के हाथ में ही था अभी भी सब मामला, और इसने कोई उत्तरदायी संसदीय प्रणाली स्थापित नहीं की थी, बल्कि इसने घोषणा किया था कि उत्तरदायी संसदीय प्रणाली की ओर आगे हम बढ़ेंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? केवल डी, केवल 3, मतलब डी ऑप्शन। भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की, बिल्कुल सही। इस देश में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की, बिल्कुल सही। इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत में अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसमें शामिल कर इसका विस्तार किया, बिल्कुल सही। सिख और ईसाई को शामिल किया। इसने प्रांतों को अपना बजट बनाने का अधिकार दिया, और इस प्रकार प्रांतों के बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया। तो ये भी सही है, तो सब सही है, तो बी ऑप्शन। अब भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या क्या है? द्वैध शासन सिद्धांत की शुरुआत हुई, बिल्कुल सही। स्थानीय निकाय प्रांतीय विधायकों को स्वायत्तता प्रदान की गई, ये भी सही। केंद्रीय और प्रधान प्रांतीय विधायकों के मताधिकार का आधार बढ़ाया गया, ये भी सही। इसने स्थानीय क्षेत्रों को स्वायत्तता नहीं दी थी, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? केवल 1 और 3। निम्नलिखित में से किनकी शुरुआत या प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत किए गए थे? द्विसदनीयता, बिल्कुल सही। प्रत्यक्ष चुनाव, बिल्कुल सही। केंद्रीय लोक आयोग, सही है, बिल्कुल सही। बाद में 1926 से चालू हुआ, ये काम करना चालू किया। अपना बजट बनाने के लिए प्रांतीय विधानमंडल को स्वायत्तता, बिल्कुल सही। सबसे पहले एग्ज़ाम जो था संघ लोक सेवा का, वो हुआ था इलाहाबाद में हुआ था, तो इसी एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी, 1919 के एक्ट के तहत, तो बिल्कुल सही है। भारत में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की संस्थाओं का गठन किसके प्रावधानों के तहत हुआ? चार्टर अधिनियम 1891, माल्य मिंटो अधिनियम 1909,
मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका आंसर क्या होगा? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड। इसी के अंतर्गत किस चीज़ की स्थापना हुई? भारत में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की स्थापना की गई 1919 के एक्ट में, क्योंकि प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया और कुछ मामलों में शासन करने का अधिकार किसको दिया गया? भारतीयों को भी दिया गया। और इसके लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन स्थापित किया गया। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन स्थापित करने से क्या हुआ? बहुत सारे भारतीय चुन कहाँ पहुँचे? संसद में। आप संसद में पहुँच रहे हैं, मतलब विधान परिषदों में पहुँच रहे हैं, विधान परिषद कहा जाता था, तो विधान परिषद में पहुँच रहे हैं, तो विधान परिषद की कार्रवाइयों को चलाने के लिए हमको क्या चाहिए? स्पीकर चाहिए। और स्पीकर तो हमेशा उपस्थित नहीं हो सकता ना, उसमें तो छुट्टी चाहिए। तो वैसी स्थिति में कौन संभालेगा? तो डिप्टी स्पीकर संभालेगा। तो इसीलिए पहली बार ये प्रयोग कब किया गया? प्रारंभ 1919 के एक्ट के द्वारा प्रयोग प्रारंभ किया गया। और विट्ठल भाई पटेल को क्या बनाया गया? पहला स्पीकर बनाया